कभी बचपन की ही वो यादें ताजा होती हैं जब पहली बार नींबू चखा था। हाँ। उस तेज खट्टापन जो एकदम चौंका देता था। हाँ हाँ बिल्कुल। और अक्सर घर पर या क्या कहते हैं स्कूल में सुनने को मिलता था कि नींबू में अम्ल यानी एसिड होता है। शायद रसायन विज्ञान से हमारा पहला औपचारिक परिचय वहीं से शुरू होता है, स्वाद से। सही बात है। और आज हम इसी रोजमर्रा के अनुभव से जुड़े लेकिन काफी गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, अम्ल और क्षार यानी एसिड्स एंड बेसिस। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें एक तरह से रसायन विज्ञान की स्कूली यात्रा पर ले जाती है। मतलब क्लास 7th की जो बिल्कुल बेसिक पहचान है वहां से शुरू होकर फिर 10वीं के प्रैक्टिकल इस्तेमाल और अंत में 11वीं के जो सिद्धांत है वहां तक। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए ये समझना कि कैसे अम्ल और क्षार की ये जो समझ है वो सिंपल सी चीजों से आगे बढ़कर इतनी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचती है। ये समझने का एक दिलचस्प तरीका है, क्योंकि विज्ञान में अक्सर ऐसा ही होता है। हम सरल चीजों से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी गहराई में उतरते हैं। हाँ। तो अगर हम क्लास 7 के लेवल से देखें तो अम्ल और क्षार की पहचान बहुत ही बुनियादी अनुभव वाले गुणों पर आधारित होती है। हाँ, जैसे आपने कहा स्वाद। अम्ल मतलब खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, इमली वगैरह। और क्षार यानी बेस, वो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर थोड़े साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं, जैसे करेला कड़वा होता है या बेकिंग सोडा का घोल। हालांकि ये भी है कि हर चीज को चखना या छूना सेफ नहीं होता, तो ये सिर्फ शुरुआती समझ के लिए है। सही। ये वो पहली पहचान है जो आम तौर पर 7वीं क्लास में बच्चों को कराई जाती है। ठीक है, तो स्वाद और स्पर्श पहली सीढ़ी होगी, लेकिन जैसा आपने कहा हर चीज को चखना या छूना तो ठीक नहीं। यहीं पर फिर वो सूचक यानी इंडिकेटर्स आते हैं, है ना? ये कैसे काम करते हैं? सबसे आम उदाहरण तो वो लिटमस पेपर का है। मुझे स्कूल की लैब याद आ गई। नीला लिटमस पेपर को किसी खट्टी चीज एसिड में डुबोते ही वो लाल हो जाता था। हाँ। और लाल लिटमस पेपर किसी कड़वी या साबुन जैसी चीज यानी बेस में नीला। एकदम सही। और लिटमस के अलावा देखो नेचर ने हमें और भी सूचक दिए हैं। जैसे अपनी रसोई में हल्दी होती है ना। हाँ, हल्दी। वो भी एक बेहतरीन नेचुरल इंडिकेटर है। कभी देखा है अगर हल्दी लगे कपड़े पर साबुन लग जाए जो कि बेसिक होता है। हाँ, वो दाग लाल हो जाता है। बस वो पीला दाग फौरन लाल भूरा हो जाता है। ये हल्दी का इंडिकेटर वाला गुण है। अरे हाँ, ये तो लगभग हर घर में देखा जाता है। ये तो वाकई रोजमर्रा का विज्ञान है। अच्छा, 7वीं कक्षा के स्तर पर एक और बहुत जरूरी रिएक्शन की बात होती है, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या है और इसे सिंपल शब्दों में कैसे समझें? उदासीनीकरण एक तरह का केमिकल समझौता समझ लो। जब एसिड और बेस सही मात्रा में मिलते हैं तो वे एक दूसरे के गुणों को या कहो कि एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। मतलब एसिड का खट्टापन और बेस का कड़वापन या वो चिकनापन गायब। हाँ, मोटे तौर पर यही होता है। इस प्रोसेस के प्रोडक्ट के तौर पर लवण यानी सॉल्ट और पानी बनता है। अच्छा, सॉल्ट और पानी। हाँ, इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एसिड और बेस मिलकर एक तरह का बैलेंस बनाते हैं जिससे एक न्यूट्रल चीज बनती है। जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो एक बेस है, मिलते हैं तो वे सोडियम क्लोराइड यानी अपना साधारण नमक और पानी H2O बनाते हैं। ओके। ये 7वीं क्लास में एसिड बेस की कहानी का एक मेन पड़ाव है। तो 7वीं में हमने स्वाद, स्पर्श, इंडिकेटर के रंग बदलना और न्यूट्रलाइजेशन से एसिड बेस को पहचाना। ये एक तरह से नींव हो गई। अब जब स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में पहुंचते हैं तो ये समझ कैसे आगे बढ़ती है? क्या इसमें और परतें जुड़ती हैं? हाँ बिल्कुल। क्लास 10 में एसिड और बेस की दुनिया और ज्यादा डिटेल्ड और एक्शन ओरिएंटेड हो जाती है। अब हम सिर्फ पहचान तक नहीं रहते बल्कि उनके केमिकल रिएक्शंस को ज्यादा गहराई से देखते और समझते हैं। जैसे कि वो दूसरी चीजों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मुझे याद है वो मेटल्स के साथ एसिड का रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिंक या लोहे आयरन जैसी कुछ एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलती है, वो बबल्स के साथ। हाँ, वो बबल्स निकलते थे। और साथ में उस मेटल का सॉल्ट बनता है। लैब में हाइड्रोजन गैस बनाने का एक आम तरीका भी है। वो बुलबुले निकलते देखना काफी एक्साइटिंग होता था। और बेस, क्या वो भी इसी तरह मेटल से रिएक्ट करते हैं? बेस भी कुछ मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे जिंक या एल्यूमिनियम, और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, लेकिन ये एसिड के मुकाबले थोड़ा कम कॉमन है।
पर बेस की दूसरी जरूरी रिएक्शंस हैं, जैसे उनका नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आमतौर पर एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब बेस इनसे रिएक्ट करते हैं तो वे सॉल्ट और पानी बनाते हैं। ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन ही है। ये दिलचस्प है। अच्छा, 10वीं क्लास में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका जिक्र बार बार होता है, पीएच स्केल। ये क्या है और क्यों इतना जरूरी है? हाँ, पीएच स्केल ये असल में किसी सोल्यूशन के एसिडिक या बेसिक होने की डिग्री या कह लो इंटेंसिटी को नापने का एक पैमाना है। पैमाना? हाँ, एक स्केल। ये आमतौर पर 0 से 14 तक होता है। ओके, 0 से 14। तो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 7 है तो उसका क्या मतलब है? पीएच 7 का मतलब है कि सोल्यूशन न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। जैसे शुद्ध पानी का पीएच लगभग 7 होता है। और अगर पीएच 7 से कम हो? 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं, और पीएच का नंबर जितना कम होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे नींबू के रस का पीएच 2-3 के आसपास होता है, जो काफी एसिडिक है। बैटरी वाला एसिड तो और भी कम, शायद 0.8 के करीब भी हो सकता है। ओह, काफी स्ट्रॉन्ग। और अगर पीएच 7 से ज्यादा हो? तो सॉल्यूशन बेसिक या एल्कलाइन कहलाता है। पीएच का नंबर जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। जैसे अपना खून है ना, उसका पीएच हल्का बेसिक होता है, करीब 7.4। अच्छा, ब्लड बेसिक होता है? हाँ, थोड़ा सा। बेकिंग सोडा के घोल का पीएच 8-9 और साबुन के पानी का पीएच 9-10 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। और जो ब्लीच या ड्रेन क्लीनर जैसे पदार्थ हैं वो तो बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं, उनका पीएच 12-14 तक जा सकता है। तो ये स्केल सिर्फ लैब में केमिकल्स को नापने के काम आता है या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? अरे, इसका हमारी जिंदगी से बहुत गहरा नाता है। कई उदाहरण हैं, जैसे खेती में देखो, मिट्टी का पीएच पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। मिट्टी का पीएच? हाँ, हर फसल एक खास पीएच रेंज में ही अच्छी तरह उगती है। किसान मिट्टी का पीएच टेस्ट कराकर ये पता लगाते हैं कि उनकी मिट्टी ज्यादा एसिडिक है या बेसिक, और फिर उसी हिसाब से उसमें सुधार करते हैं। जैसे एसिडिक मिट्टी में चूना मिलाते हैं जो बेसिक होता है। ओके। और पेट की एसिडिटी, उसका भी तो पीएच से ही संबंध है ना? हमारे पेट में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाँ, बिल्कुल। पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बनता है, जिसका पीएच काफी कम, लगभग 1.5 से 3.5 होता है। ये एसिड जरूरी है, हाँ। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तो हमें एसिडिटी या वो सीने में जलन महसूस होती है। तब हम एंटासिड लेते हैं। सही। एंटासिड असल में हल्के बेस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये पेट में जाकर एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे पीएच थोड़ा बढ़ जाता है और हमें राहत मिलती है। और दांतों की सड़न का भी कुछ कनेक्शन सुना है मैंने। क्या मीठा खाने से मुंह का पीएच बदलता है? बिल्कुल सही सुना है। जब हम शक्कर वाली चीजें खाते हैं तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उसे तोड़कर एसिड बनाते हैं। अच्छा। और ये एसिड हमारे दांतों की सबसे बाहरी परत इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, उसको धीरे धीरे घोलने लगता है। ऐसा तब होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है। ओह, तभी कैविटी होती है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और ब्रश करना चाहिए। ज्यादातर टूथपेस्ट बेसिक नेचर के होते हैं, ताकि वे मुंह में बने एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें और पीएच को वापस सेफ लेवल पर ला सकें। वाह, ये तो कमाल है। पीएच स्केल वाकई हमारी सेहत और एनवायरनमेंट से सीधे तौर पे जुड़ा है। अच्छा, 10वीं क्लास में कुछ खास सॉल्ट्स यानी लवणों के बारे में भी पढ़ाया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन से तो नमक बनता ही है, लेकिन कुछ और भी जरूरी नमक हैं जिनका जिक्र होता है। हाँ, 10वीं क्लास में कुछ ऐसे सॉल्ट्स पर फोकस किया जाता है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। उनके बनाने के तरीके और इस्तेमाल सिखाए जाते हैं। जैसे? हाँ, बताइए। एक तो है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 है। ये रसोई में केक या पकौड़े फुलाने के काम आता है, एंटासिड के रूप में इस्तेमाल होता है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। हाँ, बेकिंग सोडा तो बहुत कॉमन है। फिर है वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। नाम से ही पता चल रहा है, ये कपड़े धोने के डिटर्जेंट में मेन चीज होता है। साथ ही ये पानी की परमानेंट हार्डनेस दूर करने और कांच, साबुन, कागज इंडस्ट्री में भी काम आता है। ओके, वॉशिंग सोडा। और एक और है
प्लास्टर ऑफ पेरिस POP यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CSO4 × 1.5 H2O। इसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। हाँ, पीओपी तो वो फ्रैक्चर में प्लास्टर चढ़ाने के काम आते हैं। बिल्कुल, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाने और दीवारों को चिकना करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये तो वो नाम है जो हम अक्सर बाजार में या घरों में सुनते हैं। तो 10वीं क्लास तक आते आते एसिड बेस और सॉल्ट की समझ काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। हम उनके रिएक्शंस जानते हैं, पीएच का महत्व समझते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके इस्तेमाल और कुछ यूज़फुल सॉल्ट से परिचित हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि समझ मुख्य रूप से दिखने वाले गुणों, केमिकल रिएक्शंस और डेली लाइफ एप्लीकेशंस पर आधारित होती है। ये एक मजबूत नींव तैयार करती है। लेकिन विज्ञान की खोज यही नहीं रुकती। जब छात्र 11वीं क्लास में पहुंचते हैं तो एसिड और बेस की दुनिया और भी गहरी और सैद्धांतिक हो जाती है। अब सतही गुणों से आगे बढ़कर बात होती है ना? हाँ, बिल्कुल। 11वीं क्लास में एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट उनके मॉलिक्यूलर और आयोनिक लेवल पर फोकस हो जाता है। यहाँ हम उन अलग अलग साइंटिफिक थ्योरीज को पढ़ते हैं जिन्होंने टाइम के साथ एसिड और बेस को डिफाइन करने और उनके नेचर को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। ये थ्योरीज बताती हैं कि मॉलिक्यूल के लेवल पर एसिड या बेस होने का असल मतलब क्या है। अच्छा, तो वो कौन-कौन सी मेन थ्योरीज हैं जो इस समझ को डेवलप करती हैं? सबसे पहले और शायद सबसे इंट्यूटिव लगने वाली थ्योरी है आरेहेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी। स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते आरेहेनियस ने इसे 1884 में दिया था। ओके। इसके अनुसार एसिड वो पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं और बेस वो पदार्थ है जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं। जैसे HCl पानी में H+ देता है, इसलिए एसिड है। NaOH पानी में OH- देता है, इसलिए बेस है। ठीक है। H+ देने वाले एसिड, OH- देने वाले बेस, ये काफी सीधा और सरल लगता है। क्या इसमें कोई कमी थी या ये काफी था? हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थीं। पहली, ये थ्योरी सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस यानी पानी में बने घोलों पर ही लागू होती थी। सिर्फ पानी में? हाँ, दूसरी, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस के बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी जिनमें OH- होते ही नहीं है, जैसे अमोनिया NH3। अमोनिया बेसिक है, लेकिन उसके फॉर्मूले में कहीं OH नहीं है। तो सवाल उठा कि इसे बेस क्यों माना जाए अर्हेनियस के हिसाब से। अच्छा, हाँ, अमोनिया में तो OH नहीं है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए अगली थ्योरी आई हुई है? सही। इसके बाद 1923 में दो साइंटिस्ट, डेनमार्क के योहानिस ब्रॉन्स्टेड और इंग्लैंड के थॉमस लॉरी ने लगभग एक साथ एक ज्यादा वाइड परिभाषा दी, जिसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कहते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी। हाँ, इस थ्योरी ने फोकस H+ और OH- से हटाकर सिर्फ प्रोटॉन यानी H+ आयन पर कर दिया। इसके अनुसार हाँ, इस थ्योरी ने फोकस H+ और OH- से हटाकर सिर्फ प्रोटॉन यानी H+ आयन पर कर दिया। इसके अनुसार हाँ, एक प्रोटॉन डोनर यानी प्रोटॉन देने वाला है। हाँ, इस थ्योरी ने फोकस H+ और OH- से हटाकर सिर्फ प्रोटॉन यानी H+ आयन पर कर दिया। बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन लेने वाला है। तो यहाँ OH- की बात ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन H+ के लेन देन की बात है। इसका मतलब वो अमोनिया वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ, बिल्कुल। इस थ्योरी के अनुसार जब अमोनिया NH3 पानी H2O में घुलता है तो अमोनिया पानी से एक प्रोटॉन H+ एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन NH4+ बना लेता है। क्योंकि अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसलिए यह ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है। अच्छा, और इसी रिएक्शन में पानी ने प्रोटॉन दिया, इसलिए पानी यहाँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड की तरह काम कर रहा है। अरे, पानी एसिड बन गया। हाँ, इस केस में इस थ्योरी ने ये भी बताया कि हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है जो एसिड के प्रोटॉन देने के बाद बचता है, और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है जो बेस के प्रोटॉन लेने के बाद बनता है, जैसे NH3 का कॉन्जुगेट एसिड NH4+ है। ये तो वाकई ज्यादा वाइड लग रहा है और पानी जैसी चीजों की वो दोहरी भूमिका, मतलब कभी एसिड कभी बेस, उसको भी समझाता है। क्या इसके बाद भी कोई और थ्योरी आई या यहीं पर परिभाषा पूरी हो गई? एक और महत्वपूर्ण थ्योरी है जो और भी ज्यादा वाइड है और उन रिएक्शंस को भी शामिल करती है जिनमें प्रोटॉन का लेन देन होता ही नहीं। बिना प्रोटॉन के भी। हाँ, ये है लुइस थ्योरी, जिसे अमेरिकन केमिस्ट G.N. लुइस ने 1923 में ही प्रपोज किया था। ये थ्योरी प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस्ड है। इसके अनुसार हाँ, ये है लुइस थ्योरी।
जिसे अमेरिकन केमिस्ट G.N. लुइस ने 1923 में ही प्रपोज किया था। ये थ्योरी प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस्ड है। इसके अनुसार एसिड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। हाँ, ये है लुइस थ्योरी, जिसे अमेरिकन केमिस्ट G.N. लुइस ने 1923 में ही प्रपोज किया था। ये थ्योरी प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस्ड है। इसके अनुसार बेस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर और एक्सेप्टर, इसे थोड़ा और समझाएंगी। ये प्रोटॉन वाली बात से कैसे अलग है? इसे ऐसे समझो, लुइस बेस के पास कम से कम एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसे वो किसी के साथ शेयर करने या डोनेट करने के लिए तैयार होता है। ओके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ, वहीं लुइस एसिड के पास एक खाली ऑर्बिटल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रखने की खाली जगह, जहां वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इस लेन देन से एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यह परिभाषा बहुत वाइड है। जैसे एक रिएक्शन है BF3 + NH3 goes to H3NBF3। BF3 और अमोनिया। हाँ, इसमें अमोनिया NH3 अपने नाइट्रोजन पर मौजूद लोन पेयर को बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 के बोरॉन को डोनेट करता है, जिसके पास खाली ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ NH3 लुइस बेस है और BF3 लुइस एसिड है, जबकि इसमें कोई प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। अरे वाह! तो 11वीं क्लास में आकर एसिड और बेस की परिभाषा सिर्फ H+ या OH- या प्रोटॉन तक ही नहीं रहती, बल्कि इलेक्ट्रॉन के लेवल तक पहुंच जाती है। ये तो मॉलिक्यूल और आयन के लेवल पर उनकी भूमिका को बिल्कुल नए तरीके से देखने जैसा है। और ये थ्योरीज एक दूसरे को काटती नहीं, बल्कि समझ को और गहरा करती जाती हैं। एकदम सही कहा आपने। ये थ्योरीज एक डेवलपमेंट जर्नी की तरह हैं। हर अगली थ्योरी पिछली की लिमिटेशंस को पार करके ज्यादा सब्सटेंस और रिएक्शंस को अपने दायरे में लेती है। और इन थ्योरीज के अलावा 11वीं क्लास में एसिड बेस इक्विलिब्रियम से जुड़ी कई और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। जैसे कि अब थ्योरीज के बाद और क्या गहराई आती है? जैसे हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड और बेस के बीच के फर्क को क्वांटिटेटिवली, मतलब मात्रा के हिसाब से समझते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस पानी में लगभग 100% आयोनाइज हो जाते हैं, यानी अपने आयनों में पूरी तरह टूट जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, NaOH, KOH। जबकि वीक एसिड या बेस पानी में केवल पार्शियली आयोनाइज होते हैं, यानी उनमें से ज्यादातर मॉलिक्यूल बिना टूटे ही रहते हैं और केवल कुछ ही आयन बनाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, अमोनिया NH3। और इनकी शक्ति को सिर्फ स्ट्रॉन्ग या वीक कहने के बजाय क्या किसी नंबर से भी नाप सकते हैं? हाँ, यहीं पर डिसोसिएशन कांस्टेंट का आइडिया आता है। एसिड के लिए इसे Ka और बेस के लिए इसे Kb कहते हैं। Ka और Kb। हाँ, Ka या Kb की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, एसिड या बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। यह हमें उनकी स्ट्रेंथ की सटीक तुलना करने की क्षमता देता है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और बफर सॉल्यूशन का भी जिक्र अक्सर सुनने में आता है, खासकर बायोलॉजी में। ये क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन कमाल के घोल होते हैं। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस मिलाने पर भी उनकी पीएच में बहुत कम बदलाव होता है। अच्छा, पीएच नहीं बदलता? बहुत कम, मतलब वो पीएच के झटकों को सह लेते हैं, जैसे गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर्स झटकों को सह लेते हैं। ये आमतौर पर एक वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस या एक वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का मिक्सचर होते हैं। हमारे खून में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम होता है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर, जो हमारे शरीर के पीएच को लगभग 7.4 पर स्टेबल बनाए रखता है, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। अच्छा, हमारे खून में भी बफर है। और क्या? 11वीं में पीएच की कैलकुलेशन करना भी सिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल, 11वीं क्लास में स्टूडेंट सीखते हैं कि अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और बफर सॉल्यूशंस का पीएच कैसे मैथमेटिकली निकाला जाता है। इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स और Ka, Kb वैल्यूज का यूज होता है। कुल मिलाकर 11वीं क्लास एसिड और बेस का वो चेहरा सामने लाती है जहां हम उन्हें सिर्फ महसूस नहीं करते या उनकी नॉर्मल रिएक्शंस नहीं देखते, बल्कि उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले सिद्धांतों, उनकी अंदरूनी ताकत, उनके बीच के बैलेंस और उसे मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सही कहा। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे साइंटिफिक समझ डेवलप होती है।
हम क्लास 7 में एसिड और बेस को उनके बाहरी आसानी से दिखने वाले गुणों यानी स्वाद, इंडिकेटर पर रंग बदलना, न्यूट्रलाइजेशन से जानना शुरू करते हैं। फिर क्लास 10 में हम उनकी केमिकल पहचान जैसे मेटल से रिएक्शन वगैरह, उनकी शक्ति नापने का पैमाना यानी पीएच स्केल और डेली लाइफ में उनके महत्व जैसे पेट की एसिडिटी, मिट्टी का पीएच, दांतों की देखभाल और कुछ यूजफुल सॉल्ट्स के बारे में सीखते हैं। और अंत में क्लास 11 हमें उनके मॉलिक्यूलर और आयनिक बिहेवियर के पीछे के गहरे सिद्धांतों आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, लुइस से मिलवाती है। हम उनकी स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग, वीक, Ka, Kb, बैलेंस बनाए रखने वाले बफर सॉल्यूशन और आयोनिक इक्विलिब्रियम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं। हाँ, ये नॉलेज हमें केमिस्ट्री में होने वाली अनगिनत प्रोसेसेस को क्वांटिटेटिवली और थ्योरेटिकली समझने में मदद करती है। ये वाकई